बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे सियासत में मची हलचल के बारे में। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसले के बाद नया आईनी बहरान पैदा हो गया है और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नाअहली के बाद इलेक्शन कमीशन की तैनातियों का मामला भी अब रुक गया है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सिंध हुकूमत की और सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध सेक्रेटेरिएट के अफसरान और मुलाजमीन के लिए कायम की गई रिहाइश गाहों पर गैर मुतल्लिका और रिटायर्ड अफसरान का कब्जा है। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कब्जा छुड़ाने के लिए मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को खत भी लिख दिया है। इस खबर के अंदर की खबर बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर, जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर महकमा सेहत बलोचिस्तान ने 11 अगस्त से तमाम अस्पतालों में मोबाइल ऐप के जरिए स्टाफ की डिजिटल हाजिरी को लाजमी करार दे दिया है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कोयटा शाह हुसैन तरीन। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसले के बाद नया आईनी बहरान पैदा हो गया है और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नाअहली के बाद इलेक्शन कमीशन की तैनातियों का मामला भी रुक सा गया है। ज़राए के मुताबिक PTI ने फौरी तौर पर नया अपोजिशन लीडर तैनात ना करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जब तक नया अपोजिशन लीडर नहीं आता, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत नहीं होगी। मजीद इस खबर के अंदर की खबर जानते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम से। फ़हीम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के हालिया फैसले ने मुल्की आइनी और सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब किए हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का फैसला चंद दिन पहले आया था, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली हैं, जिनकी तादाद 10 है, उनको सज़ाएँ दी गई। 10 साल से लेकर तकरीबन 3 साल तक की सज़ाएँ सुनाई गई और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अगर एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई या सज़ा दे दी जाती है तो वो जब तक सज़ा मुकम्मल नहीं करते तब तक इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है, और जब सज़ा मुकम्मल कर लेंगे तो मज़ीद 5 साल के लिए वो नाअहल हो जाएंगे। तो फौरी तौर पर इसके फैसले का असर ये पड़ा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी सीटें जो हैं वो खाली हो गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके इनको डी सीट कर दिया। आर्टिकल 63(1)H के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, यानी कि 5 साल की नाअहली रहेगी। और इसके फौरी बाद कौमी असम्बली और फिर सेनेट सेक्रेटेरिएट ने दोनों अपोजिशन लीडर्स की जो नशिस्तें हैं वो खाली करार दे दी हैं। अब नशिस्तें जो ये खाली हो गई हैं, इससे 10 के करीब जो नशिस्तें हैं वो खाली हो गई। इसके ऊपर अब ज़िमनी इंतखाब होंगे, उसके ऊपर फिर अवाम अपना जो हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी। लेकिन जिससे इस सज़ा से, इस फैसले से, इस डी नोटिफिकेशन से पाकिस्तान में एक बड़ा आइनी बहरान पैदा हो गया है। वो आइनी बहरान ये है कि पाकिस्तान का वाहिद इलेक्टोरल इदारा है, इलेक्टोरल बॉडी है, जिसने पाकिस्तान भर में जनरल इलेक्शंस हों, बाई इलेक्शंस हों, सेनेट के इंतखाबात हों, सदारती इलेक्शंस हों, या फिर जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होते हैं, वो मुनक्किद करता है इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनके 2 मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनकी जो कि मुद्दत 25 जनवरी 2025 को ख़त्म हो गई थी। अब तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक इनकी तैनाती नहीं हो सकी, और एक जो तैनाती का प्रोसेस शुरू भी हुआ था वो अब रुक गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान पहले इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनातियों के ऊपर मशावरत होनी है। गो कि वज़ीर आज़म की तरफ से ख़त लिखा गया था, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से इसका जवाब भी दे दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनकी जगह, उनकी नशिस्त खाली हो चुकी है, तो अब एक आइनी बुरान ये पैदा हुआ है कि ये तैनातियों का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल तौर पर अब रुक चुका है। ये तब तक रुका रहेगा जब तक इलेक्शन कमीशन, जब तक अपोजिशन लीडर। इससे पहले जब वज़ीर आज़म की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खत लिखा गया था तो तब भी उन्होंने मुशावरत से इनकार कर दिया था। तो ये प्रोसेस का आगाज़ जो है वो कब से हुआ है? देखिए, ये प्रोसेस का आगाज़ पहले अपोजिशन लीडर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली के ऐवान में, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी जो दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने जो इजहार ख्याल किया, उसमें इस मामले को स्पीकर के सामने वो लाए। फिर स्पीकर ने कहा कि इसके ऊपर पार्लिमानी कमेटी भी बनाएंगे और मशावरत का आगाज़ करेंगे। वो ना हुआ।
फिर हमने कई खबरें चलाई, उसके बाद अपोजिशन लीडर के साथ हमने रब्ता भी किया। तो फिर हमने ये देखा कि PTI के दोनों जो अपोजिशन लीडर्स थे सेनेट में और कौमी असम्बली में, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगभग 2 महीने के बाद वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया कि ये प्रोसेस जो है वो शुरू करें। तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 16 मई 2025 को एक ख़त लिखा गया था अपोजिशन लीडर के नाम, और अपोजिशन लीडर की जानिब से इसके ऊपर फौरी तौर पर जवाब वज़ीर आज़म को देने की बजाय उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया था कि आप पार्लिमानी कमेटी बनाएं। फिर स्पीकर ने फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार किया और इनकार के बाद उन्होंने कहा कि आप वज़ीर आज़म से रब्ता करें। तो फिर बानी PTI की जानिब से उनसे मशावरत करने से, मुलाकात करने से रोक दिया गया था। लेकिन बाद में बानी PTI के साथ जब बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था चलें आप ख़त लिख दें। तो ख़त जब लिखा, ख़त लिखने के तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं वो उनको सज़ा हो जाती है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद की जानिब से। फिर वही इलेक्शन कमीशन जिनकी तैनाती करनी है, जिनकी मुद्दत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है आइन के मुताबिक, फिर उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के हुक्म के ऊपर अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ही डी-सीट कर दिया, उनको ही डी-नोटिफाई कर दिया। उमर अयूब को नाअहल किया गया है फ़हीम, ये इसकी कानूनी बुनियाद क्या है और अगर देखा जाए तो इसका आइंदा सियासी अमल पर क्या असर होगा, क्योंकि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं। देखिए, कानूनी और आइनी जो इसकी प्रोविजन है वो यही है कि जो आर्टिकल आइन का 62 है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई रुकने कौमी असम्बली या रुकने पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली, सेनेट का अगर किसी अदालत से उनको सज़ा हो जाती है और वो सज़ा 2 साल से ज़्यादा हो तो फिर वो सीट नहीं रख सकते। तो कानूनी पोजीशन तो ये है कि उनको सज़ा हुई है और सज़ा अगर जब तक है वो तब तक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं है, रुकने कौमी असम्बली भी नहीं है। तो वो तो बड़ी क्लियर है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके अंदर वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि वो नया अपोजिशन लीडर नहीं लगाएंगे। वो अपोजिशन लीडर नहीं लगाएंगे, लेकिन अपोजिशन लीडर नहीं होगा फ़हीम, तो कौमी असेंबली और अपोजिशन लीडर की गैर मौजूदगी से कानून साजी और पार्लिमानी वर्किंग पर क्या असर पड़ेगा फिर, अगर अपोजिशन लीडर को वो लगाएंगे ही नहीं तो? देखिए, इसके बहुत सारे नेगेटिव असरात होंगे। एक तो सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को ऐवान में बात करने के लिए किसी वक्त की ज़रूरत नहीं होती। जब वो अपनी नशिस्त से ऊपर खड़े होते हैं तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वक्त ऐवान को चला रहे होते हैं वो बाउंड होते हैं कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को वक्त दें और वो जितनी देर गुफ्तगू करना चाहते हैं कर सकते हैं। लीडर ऑफ द हाउस को ये इजाज़त होती है और लीडर ऑफ द अपोजिशन को इजाज़त होती है कि वो जितनी देर गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो एक बड़ा जो फ्लोर होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसर नहीं होगा और बाकी जो मेंबर्स होंगे उनकी वो वाली पोजीशन नहीं होगी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की होती है। फिर पार्लियामेंट हाउस में एक बाज़ाब्ता तौर पर चैम्बर होता है और चैम्बर जो होता है वो अपोजिशन का या तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक चैम्बर मिलता है या फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन का मिलता है। वहाँ पर जो अपोजिशन के मेंबरान हैं वो बैठते हैं, मशावरत करते हैं, वो इनसे छिन जाएगा। और फिर एक यूँ कह सकते हैं कि एक जो बड़ा फोरम होता है अपोजिशन लीडर का जिसके ज़रिए वो किसी भी अहम इशू के ऊपर स्पीकर को ख़त लिख सकते हैं, हुकूमत को ख़त लिख सकते हैं या ऐवान जो पार्लियामान की कार्रवाई चलाने वाले हुकाम होते हैं उनको ख़त लिख सकते हैं या फिर उनके सामने मामला देखा जाए तो वही बड़ा अहम रोल होता है अपोजिशन लीडर का। तो लेकिन जिस तरह से PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई भी नया अपोजिशन लीडर तैनात नहीं किया जाएगा, तो फौरी तौर पर जो तैनात ना करने का सियासी मकसद क्या हो सकता है PTI का? फिर PTI का सियासी जो वाहिद मकसद है फरजाना वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो उमर अयूब हैं वो कानूनी प्रोसेस अपना मुकम्मल करें और जब तक वो PTI समझती है कि जब तक उनको मुस्तकिल तौर पर या फिर मुकम्मल तौर पर सज़ा नहीं मिलती या फिर हतमी फैसला अदालत नहीं करती कि वो वाकई सज़ा के हकदार हैं या फिर नहीं हैं, तब तक हम नहीं लगाएंगे। और इंटरेस्टिंग एक और बात भी है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी डिवीजन है कि नया अपोजिशन लीडर कौन होगा। बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो इस वक्त लॉबिंग कर रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर के तौर पर आना चाहते हैं, जिनमें मुल्तान से आमिर डोगर हैं, वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर के लिए अपने आप को सामने लेके आएँ। इसके अलावा अली मोहम्मद खान कोशिशें कर रहे हैं, असद कैसर भी कोशिशें कर रहे हैं और साथ साथ शेख वकास अकरम साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये पोस्ट तो फ़हीम, ये जो चंद नामवर लोग हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या इनके नाम बानी PTI को दिए गए हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे? नहीं, बानी PTI को फिलहाल नाम नहीं दिए गए, तहम पार्टी इंटरनली अपने ये फिलहाल ये डिसाइड कर रही है कि किन के सूटेबल नाम होने चाहिए।
मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत तो मुकम्मल हो गई है, उसके बावजूद वो काम जारी रखे हुए हैं, तो फिर उनका ये काम जारी रखने का आईनी जवाब क्या है? उनका आईनी जवाब 26वीं आईनी तरमीम में दे दिया गया था कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान नहीं आते तब तक ये काम करते रहेंगे, चाहे ये टेन्योर जितना मर्जी लंबा हो जाए। यही तो कहानी है कि हुकूमत नहीं लगाना चाहती। उनको पता है कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व हो रहे हैं, जो कार्रवाई होती है वो पोजीशन के ऊपर होती है, हुकूमती हलकों के ऊपर कोई इशू नहीं है। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो रहे, बावजूद उसके कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस हो गए, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात भी हो गए, अभी पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हो रहे, फिर तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस भिजवाए जा रहे हैं, फिर वो रेफरेंसेस मंजूर भी किए जा रहे हैं, चाहे उनके अंदर हकीकत है या फिर नहीं है, मेंबरान को डिस्क्वालीफाई भी किया जा रहा है। बाकी तमाम सियासी जमातों के इंटर पार्टी इंतखाबात एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन पीटीआई के नहीं होते। तो फिर हुकूमत को तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं, नया इलेक्शन कमीशन आ जाता है, तो फिर वो वाले अंडरस्टैंडिंग जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है अमूर चलाने में, वो फिर नहीं पैदा हो जाएगी। तो वो ये समझते हैं कि यही बेहतरीन है और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर चीज़ मौजूद भी है, लिहाजा इनके साथ ही जो काम है वो चलता रहे। तो इसका फौरी नुकसान यही हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तैनातियों का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। तहरीक यानी कि फहीम, जब तक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत नहीं होगी, उसके बगैर इलेक्शन कमीशन की तैनातियां नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा है। यही बात है कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत होना लाजमी है। ये नहीं होगी तो आगे का प्रोसेस नहीं चल सकेगा। ठीक है। और आगे का प्रोसेस वही है, आपको भी पता है, पहले कई दफ़ा हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए बता चुके हैं कि पार्लिमानी कमेटी बननी है, स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी बनानी है, जिनके 12 मेंबरान होंगे, 6 अपोजिशन से होंगे, 6 हुकूमत से होंगे, 8 मेंबर जो होंगे कौमी असम्बली से, 4 मेंबर सेनेट से होंगे। और ये पार्लिमानी कमेटी जो होगी ये मुतफ़िका तौर पर या फिर कसरत राय से या जो है ये फैसला करेगी कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे और 2 मेंबरान कौन होंगे। और जो अब तक जितना भी काम हो चुका था वो अब सारा ख़त्म हो चुका है। मतलब जो अपोजिशन लीडर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जो ख़त वज़ीर आज़म ने लिखा था और बाद में जो अपोजिशन लीडर ने ख़त लिखा था, वो अब सारा ख़त्म हो चुका है। अब ज़ीरो से प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये ज़ीरो से प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब नए अपोजिशन लीडर आएंगे, अपोजिशन लीडर को फिर वज़ीर आज़म ख़त लिखेंगे और फिर वज़ीर आज़म के ख़त का वो जवाब देंगे, फिर मुलाकात होगी। तो यूँ कह सकते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में एक बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि इनकार ही समझें, तो फिर वही है, लंबा भी है, इनकार भी है कि अब ये एक बड़ा एक आइनी बहरान सा पैदा हो गया है। और माजी में हमने नहीं देखा कि इस तरीके से कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन को इस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाता है या फिर इनको इस तरीके से सज़ा दी जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब उमर अयूब साहब के पास जो कानूनी और आइनी अपीलों का जो इख्तियार है या फोरम है, वो भी जो माहिरीन कानून है वो ये कहते हैं कि जब तक वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के हुक्म के ऊपर सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, तब तक उनकी अपील भी इंटरटेन नहीं हो सकती। तो कहानी यहीं पे है। और अच्छा फहीम, ये 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र आप कर रहे थे, जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है उसके तहत अगर देखा जाए, हमारे नाज़रीन भी जानना चाह रहे होंगे कि इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती का तरीकाकार क्या है। अब देखिए 26वीं आईनी तरमीम में तो सिर्फ ये लिखा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान होंगे ये तब तक मौजूद रहेंगे जब तक नया इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान नहीं आते। ठीक है। जो इसका तरीकाकार है वो 1973 के आइन के अंदर मेंशन है। वो तरीकाकार यही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनकी कम अज़ कम उम्र 68 साल होनी चाहिए। ठीक है। वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हूँ, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हूँ, या फिर वो टेक्नोक्रेट हूँ जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा जो मेंबर्स होंगे उनकी उम्र कम अज़ कम 65 साल होनी चाहिए। वो साबिक हाई कोर्ट के जज हूँ, टेक्नोक्रेट हूँ या फिर ब्यूरोक्रेट रिटायर हूँ, इनमें से किसी को आप लगा सकते हैं। इनकी तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत होनी चाहिए। इत्तफाक राय होता है किसी एक नाम के ऊपर किसी पोस्ट के लिए, तो फिर वो नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे। अगर इत्तफाक राय नहीं होता, अदम इत्तफाक होता है, तो फिर 3-3 नाम हर पोस्ट के लिए वज़ीर आज़म भिजवाएंगे और 3-3 नाम हर पोस्ट के लिए अपोजिशन लीडर भिजवाएंगे। फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी और तब तक वो पार्लिमानी कमेटी काम करती रहेगी जब तक कोई फैसला नहीं करते।
इत्तफाक़ राय से करें या फिर अदम इत्तफाक़ से करें। और जैसे ही पार्लिमानी कमेटी इस प्रोसेस को मुकम्मल करेगी तो फिर वजारत पार्लिमानी अमूर जो है वो एक समरी भिजवाएगी वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म ऐवान सदर भिजवाएंगे और उसके बाद इनकी तैनाती हो जाएगी और फिर उनकी जो मुद्दत होगी वो 5 साल के लिए होगी। ये एक बड़ा अहम और बड़ा इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने इंतखाबात करवाने हैं, जिन्होंने सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने हैं, जिन्होंने इलेक्टोरल रोल्स देखनी हैं, जिन्होंने हल्का बंदियाँ करनी हैं और फिर इन्हीं इंतखाबात के ज़रिए हुकूमतें बनती हैं। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सूरत हाल है कि आइन के अंदर ये लिखा गया है कि हुकूमत जो है वो 45 दिन के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन की कोई भी पोस्ट खाली होती है तो उसकी तैनाती करेगी। लेकिन 45 दिन तो क्या यहाँ पर, लेकिन उसमें तरमीम करके उसको कवर भी तो दे दिया गया ना फहीम, 45 दिन को कवर भी तो दे दिया गया है ना तरमीम करके। देखिए ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि 45 आईनी तरमीम कर दी गई है तो वो काम करते रहेंगे। ये तो आप कह सकती हैं कि ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है कि इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल ना हो, लेकिन इनको 45 दिन तक गैर फ़ाली के लिए ये बुनियादी तौर पर रखा गया था। जो मकसद था वो ये था कि इन 45 डेज़ के अंदर हमने प्रोसेस मुकम्मल कर लेना है, नई तैनाती कर लेनी है। अब वो एक तरफ तो आप 26वीं आईनी तरमीम का ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से इनको आईनी कवर हासिल है, तो वो जो दूसरी शिक है जो कहती है 45 दिन में इनकी तैनाती मुकम्मल होनी है, उसकी तो आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक, तो ये खिलाफ वर्जी हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और फिर जो 2 मेंबरान अभी रहते हैं वो जो मेंबरान रिटायर होंगे अपनी मुद्दत के ऊपर, तो फिर ये जो 6 महीने वाला गैप आया है फिर ये नेक्स्ट तैनाती के लिए बड़ा इशू पैदा करेगा। फिर इलेक्शन कमीशन किसी वक्त गैर फाल हो सकता है। अच्छा तो ये इस वजह से हम इस जिस इशू तरह को बार-बार हाईलाइट कर रहे हैं। बेशुमार मेंबरान की नाअहली हो गई है, सजाएं हो गई हैं, तो इस वक्त तमाम पार्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी सियासी पोजीशन क्या है, वो इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही हैं? नंबर गेम के हवाले से बात कर रही हैं या फिर पॉलिटिकल मौक़िफ़ के हवाले से आप पूछ रही हैं? उनका पॉलिटिकल मौक़िफ़ भी और नंबर गेम्स के हवाले से भी, दोनों चीज़ें मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। नंबर गेम में तो देखें सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में हुकूमती इत्तेहाद उनकी जमातों को 2/3 मेजॉरिटीज हासिल हो चुकी है। दोनों तरफ से मेजॉरिटी इनको मिल चुकी है। ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल मौक़िफ़ के हवाले से बात करें तो पीपल्स पार्टी ने जो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की, उससे पहले जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान राब्ते हुए, तो उनका ये कहना है कि जो पंजाब से जो कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशिस्तें खाली हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके ऊपर पीपल्स पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रही है। इसलिए मुस्लिम लीग नून से ये दरख्वास्त है कि वो इन नशिस्तों के ऊपर हमें सपोर्ट करे और हम ये सीटें हासिल करें। और अभी मुस्लिम लीग ने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया और मुस्लिम लीग नून ने अपने तौर पर भी जो है वो अपने उम्मीदवारों को जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया है। और इतलात ये हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को फैसलाबाद से या फिर राजा रियाज वगैरह को भी फैसलाबाद की किसी एक नशिस्त के ऊपर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो पॉलिटिकली देखें तो कोई भी जमात जो अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल है, उनके अलावा जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं, उन्होंने ये मजम्मत तक नहीं की कि एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, दोनों सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उनको सज़ा दे दी गई है। और जमहूरियत में अपोजिशन का एक बड़ा किरदार होता है। इंटरनेशनली भी देखें तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन के ये चीज़ गई थी कि 3 अपोजिशन लीडर्स को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, किसी ने मजम्मत तक नहीं की। तो उल्टा वो उन सीटों के ऊपर ललचाई नज़रों के साथ देख रहे हैं कि नहीं ये तो हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। जैसे इन्होंने जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने अदालतों से रजू किया, बिल्कुल ऐसे ही है फहीम। अगर देखा जाए तो इस वक्त सियासी और आईनी दोनों बहरान से हम लोग गुजर रहे हैं। अगर हम सियासी और आईनी बहरान के मुमकिना हल के बारे में बात कर लेते हैं तो इस नाजुक सियासी सूरत हाल में आइंदा क्या इकदाम किए जा सकते हैं ताकि आईनी बहरान को ख़त्म किया जा सके? देखिए होना तो ये चाहिए कि पीटीआई को या उमर अयूब साहब जो हैं वो कोई आखिरी शख्स नहीं है तहरीक इंसाफ के काबिल शख्स जिनको सिर्फ उन्हीं को ही अपोजिशन लीडर होना चाहिए। किसी और को अपोजिशन लीडर बनाकर ये जो आइनी प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैनातियों का, वो मुकम्मल उन्हें करना चाहिए। नया अपोजिशन लीडर बनाएं और ये प्रोसेस शुरू करें जो कि आईनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए अपना वो किरदार अदा करें। नाज़रीन, इस पूरे मामले के ऊपर तमाम सियासी पार्टियों को अपना अपना मौक़िफ़ सामने रख के इसका कोई जो सियासी हल है वो निकालना चाहिए ताकि हम किसी भी सियासी बहरान और आईनी बहरान से बच सकें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़ा ही अहम उठाने जा रहे हैं और वो मामला है सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध सेक्रेटेरिएट के अफसरान और मुलाजमीन के लिए कायम की गई रिहाइश गाहों पर गैर मुतल्लिका और रिटायर्ड अफसरान का कब्जा। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कब्जा छुड़ाने के लिए मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को ख़त लिख दिया है और सिंध सेक्रेटेरिएट के अफसरान को सरकारी रिहाइश गाहें अलॉट करने के हवाले से 1980 में हाउस अलॉटमेंट पॉलिसी बनी थी। रवां साल 2025 में तरामीम करके नई हाउस अलॉटमेंट पॉलिसी बनाई गई है। ये सारा मामला आखिर है क्या, जानते हैं नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर से। जाहिद, हमें ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से बनाई गई जो नई हाउस अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 है उसके क्या अहम निकात हैं? थैंक यू सो मच। ये जो सरकारी रिहाइश गाहें हैं जो सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उनके लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज के हवाले से बनाई गई थी। एक तो जो ग्रेड 20 या इसके ऊपर जो अफसरान हैं उनके लिए बेंगलोज रखे गए हैं और गजेटेड जो अफसरान हैं उसमें जो ग्रेड 17 से ज़्यादा हैं उनके लिए DS जो फ्लैट्स हैं और उसके अलावा ग्रेड 17 के जो हैं उनके लिए भी अलग फ्लैट्स हैं और उसके अलावा जो नॉन गजेटेड मुलाजमीन हैं उनके लिए भी एक पोर्शन रखा गया, एक अलग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं या एक जो फ्लैट्स हैं वो बनाए गए हैं। बदकिस्मती की बात है कि कई सालों से, कोई आज की बात नहीं है, 1952 से लेकर इस वक्त तक जो भी अलॉटमेंट होती है वो अलॉटमेंट पॉलिसीज़ की उसमें संगीन खिलाफवर्जी की जाती है और जो गैर मुतल्लिका महकमों के अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं उनको ये रिहाइश गाहें अलॉट की जाती हैं। अगरचे जो 1980 में बनाई गई थी ये पॉलिसी और उसके बाद जो हाल ही में जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें भी अगर कोई तरमीम करनी थी, अगर किसी और भी सरकारी महकमे के मुलाजमीन को शामिल किया जाना चाहिए था तो भी किया जा सकता था, मगर चूंकि सिर्फ और सिर्फ सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के हवाले से जो रिहाइश गाहें बनाई गई हैं, क्योंकि सिंध सेक्रेटेरिएट यहाँ कराची में मौजूद है, सिंध के दारुल हुकूमत में, तो जो मुख्तलिफ जो मुलाजमीन अफसरान हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए ठीक है। अब ये हुआ है कि जो रिटायर हो गए अफसरान वो सरकारी जो रिहाइश गाह है वो उसको तो माले गनीमत समझा जाता है, तो इसलिए जो अफसरान है रिटायर्ड हो चुके, हालांकि इस तरह से होना चाहिए, इखलाक की तकाजा ये है कि कोई अफसर ग्रेड 20 और 21 तक पहुंचता है तो उनको खुद ब खुद वो रिहाइश गाहें खाली करनी चाहिए, जो दूसरे अफसरान आए हैं जो काम कर रहे हैं तो उनको मौका देना चाहिए। हाँ। अब बात यह है कि जो हमारे पास जो इतलात हैं, जो तमाम जो फहरिस्त है हमें ज़राए ने दी है उसके मुताबिक ग्रेड 21 के अफसर हैं वो जो है 2019 से वो उनको रिहाइश का अलॉट थी और इस वक्त तक वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि ये उनकी शायद 2009 को, माफ कीजिएगा, ये अलॉटमेंट थी, वो ये बेंगलो है, तो इस बेंगलो जो है बेंगलो नंबर 19 है उसको वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्तलिफ नोटिस दिए गए हैं। अब ये हुआ कि जिस तरह मैंने बताया है कि 2025 में एक तरमीमी पॉलिसी, हाउस अलॉटमेंट पॉलिसी बनाई गई। ये सिर्फ जो मौजूदा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी आए हैं अब उन्होंने इनिशिएट लिया और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ मीटिंग भी की और कहा कि जो और मुलाजमीन हैं जो सिंध सेक्रेटेरिएट के हैं, जो प्रोविजन और कानून पॉलिसी यही है कि उनको ही अलॉट होना चाहिए, तो गैर मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनको यहाँ से जाना चाहिए, इसलिए एक पॉलिसी बनाई गई। अब उनको नोटिस जारी किए गए मगर उसके बावजूद वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ जो डिटेल्स हैं वो यही है, मैं आपको दूसरे भी बता दूँ कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की एक खातून है जो चीफ के तौर पर उन्होंने रिटायरमेंट किया और वो भी फ्लैट नंबर 14 पर काबिज हैं। ये भी फ्लैट जो है बाथ आइलैंड की पोश एरिया में वाक़ है। उनको क्योंकि उनके जो एक रिश्तेदार हैं, जो सगे भाई हैं, वो सियासी तौर पर भी अहम उनके पास एक ओहदा रहा है, इस वक्त भी वो अहम ओहदा उनके पास मौजूद है, तो वो सियासी असर रसूख अपना इस्तेमाल करके ये घर खाली करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से गार्डन वेस्ट में भी जो हमायूं हाउस के नाम से जो मुख्तलिफ फ्लैट्स कायम है वहाँ पर भी ग्रेड 17 या इसके ऊपर के जो अफसरान हैं वो भी गैर मुतल्लिका महकमों के हैं, वो वहाँ पर काबिज हैं। जिस तरह से फ्लैट नंबर 1 पे एक महकमा कॉलेज एजुकेशन की बासर खातून है, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो काबिज हैं। फ्लैट नंबर 2 पे महकमा सेहत के एक डॉक्टर हैं, वो उनके पास है। फ्लैट नंबर 17 पर महकमा तालीम के लेक्चरर हैं और फ्लैट नंबर 18 पर फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। फ्लैट नंबर 26 पर एक खातून लेक्चरर हैं। फ्लैट नंबर 29 पर लेक्चरर जो है वो भी मौजूद हैं। फ्लैट नंबर 30 पर लेबर ऑफिसर है। 31 पर सिंध असेंबली के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी
हैं और 35 पर लोकल गवर्नमेंट के अफसर हैं, 46 पर जो है वो महकमा तालीम के एक लेक्चरर हैं जो काबिज हैं। अब इनको जो है ये जो डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर कर ली हैं, उसके बाद तो हमें लगता है ये जो मुद्दा हमने उठाया ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कई दिहाइयों से रिटायर्ड और गैर मुतल्लिका अफसरान सरकारी रिहाइश गाहों पर काबिज हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिंध हुकूमत ने अब तक इस हवाले से क्या अमली इकदाम किए हैं कि ताकि उनसे रिहाइश गाहें खाली करवाई जा सकें? देखिए, ये कोई आज की बात नहीं। जिस तरह से मैंने कहा कि जिस तरह से 1992 से ये मुख्तलिफ लोगों को, अफसरान हैं, मुतल्लिका हैं, गैर मुतल्लिका हैं, उनको अलॉटमेंट ये दी गई। सबसे पहले बात यह है कि अगर कोई पॉलिसी और कानून के खिलाफ है तो किसी को भी घर देना ही नहीं चाहिए, और उस वक्त भी इस हवाले से जो है पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाता। मगर चूंकि जो माजी में जो भी कुछ होता रहा, अब ये महसूस किया गया है, मैंने जिस तरह से बताया कि मौजूदा जो सेक्रेटरी आए हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के, अब उन्होंने ये इनिशिएट लिया, एक तमाम जो इकदाम लिए जा रहे हैं ताकि सबसे पहले तो जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनसे घर खाली कराए जाएं, जो गैर मुतल्लिका अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, उनसे घर खाली कराए जाएं, ताकि सिंध सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन हैं उनको जिसके लिए प्रोविजन है उनको देना चाहिए। माजी में वाकई इस तरह से होता रहा है, और इसका ही जो तसलसल है कि इतनी बड़ी तादाद में जो घर हैं, फ्लैट्स हैं, वो उनके कब्जे में हैं अभी तक, क्योंकि बासर होते हैं वो इस तरह सिफारिशात होती हैं। दूसरी अहम बात यह है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं, सिंध हाई कोर्ट से भी उन्होंने रुजू किया था जब इनको नोटिस मिले थे कि आप घर खाली करें, आपको प्रोविजन नहीं है, कानून नहीं कहता कि आपको ये घर होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया। जो हमें जरा ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से हुक्मनामा जारी किया है कि जो पॉलिसी है जिसके तहत अगर वो नहीं, जिसके लिए बनाए गए हैं फ्लैट या सरकारी जो रिहाइश के हैं उनको फराहम की जाए, जो गैर मुतल्लिका लोग हैं तो उनसे हटाया जाए, उनसे खाली कराया जाए। और यही एक वजह है कि अब महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एक मौका भी है, और वो इसका फायदा भी उठाते हुए अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वहां से खाली कराया जाए। दूसरे जो है नॉन गजेटेड जो है, हमारी इत्तलात के मुताबिक तो पता चला था कि महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ खतूत लिखे थे डिप्टी कमिश्नर को कि इस मामले को देखा जाए, तो क्या उन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है या फिर अभी भी ये महज रस्मी कार्रवाई के तौर पर ही लिया जा रहा है? देखिए, इस वक्त तक जो कार्रवाई शुरू की गई है वो तो इसमें संजीदगी है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से वो जो गैर मुतल्लिका लोग हैं, रिटायर्ड अफसरान हैं, उनको खाली कराया जाए। अब ये तय ये हुआ कि अब जिस तरह से नोटिस जारी किए गए हैं तो अखलाकी तौर पर उनको उस टाइम पीरियड के अंदर घर खाली करने चाहिए थे। जिस तरह से जाहिद आपने जिक्र किया है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि रिहाइश गाहों को खाली किया जाए, उसके बावजूद ये अफसरान रिहाइश गाहें क्यों खाली नहीं कर रहे हैं? क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं इस हवाले से वो? जी बिल्कुल, इसी तरह से वो मौक़िफ़ तो उनका कोई सामने नहीं है। वो तो अपनी इस सरकारी रिहाइश गाहों पर अपना हक समझते हैं। जाहिर जिस तरह से डिटेल में आप हमें बता रहे हैं कि जो सरकारी रिहाइश गाहें हैं, यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल, उस तक जो है वो सियासी तौर पे जो है वो कब्जा किया, वो उन्होंने जो कब्जा किया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो काबिज अफराद हैं क्या उनको वाकई सियासी पुष्टपनाही हासिल है? और अगर ये वाकई सियासी पुष्टपनाही है तो हुकूमत उन सरफराद से कैसे निपट सकती है? क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है? देखें, ये जो लोग हैं इनमें जिस तरह से मैंने बताया आपको कि मिसाल के तौर पर महकमा लेबर का कोई अफसर है, महकमा जो है सेहत का कोई अफसर है, ख़ास तौर पर सिंध असम्बली का कोई अफसर है, तो वो जो है किसी न किसी वक्त में या मौजूदा वक्त में किसी न किसी सियासी जो रहनुमा हैं उनके करीबी रहे हैं, या जो हमारे पास सूबाई वज़रा हैं, सूबाई वज़ीर जो रहे हैं, उनके स्टाफ के तौर पर भी वो काम करते रहे हैं या रह रहे हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है उनकी एक उनको सपोर्ट होती है। ज़ाहिर एक सूबाई वज़ीर चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करता है, तो आपको पता है कि सियासी मामला सिफारिशात भी होती हैं। तो इस तरह से आपको याद होगा कि सरकारी गाड़ियों पर भी इसी तरह से मुतल्लिका गैर मुतल्लिका लोगों का कब्जा था। कई गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां थी जो गैर मुतल्लिका लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको देखा जाए तो इन तमाम के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई अब होनी चाहिए, क्योंकि वो अफसरान और
और मुलाजमीन जिनका इन फ्लैट्स पर हक बनता है वो अपने हक से महरूम हो जाते हैं। लिहाजा ये जो सरकारी रिहाइश गाहों पर कब्जा किया गया है, अब इस कब्जा माफिया से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे महकमा सेहत बलोचिस्तान के बड़े इकदाम के हवाले से। तो 11 अगस्त से मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी को लाजमी करार दे दिया गया है। कोयटा महकमा सेहत हुकूमत बलोचिस्तान ने सरकारी अस्पतालों और तिब्बी इदारों के तमाम अमले के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए हाजिरी लगाना अब लाजमी करार दे दिया है। इस इकदाम का मकसद जारी डिजिटल इस्लाहात को आगे बढ़ाते हुए हाजिरी के निज़ाम में शफाफियत और नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाना है। हमें ज्वाइन किया है शाह हुसैन तरीन ने। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शाह हुसैन, ये बताइएगा कि ऐप ये जो है किस टेक्नोलॉजी पर मबनी है और किस तरह से ये काम करेगी? जी, ये जो डिजिटल ऐप एक लॉन्च किया है महकमा सेहत ने, ये हर मुलाजिम को और अस्पताल के सरबराहान को, तिबी इदारों के सरबराहान, मुलाजमीन तमाम को पाबंद किया गया कि ये मोबाइल के ज़रिए काम करेगी। ये ऐप मोबाइल में डाउनलोड होगी और जब ये अस्पताल पहुंचेंगे इस ऐप के ज़रिए बाकायदा AI अटेंडेंस जो है ना ये कहलाती है, और इसके ज़रिए ये अटेंडेंस लगाएंगे और अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएंगे। और ये चूँकि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता एक ऐप है जो कि इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि वाकई वो जो मुलाजिम हैं या डॉक्टर हैं वो उस मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पे इनकी ड्यूटी है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये एक जदीद ऐप है जिस पर काफ़ी मेहनत की गई है महकमा सेहत की जानिब से। IT माहिरीन के साथ जो है ना मुशावरत के बाद ये ऐप एक लॉन्च किया गया है। और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई चूँकि महकमा सेहत का ये कहना है कि ख़ासकर वो जो मौजूदा वज़ीर सेहत है बख्त मोहम्मद काकड़, उसने काफ़ी इसमें मेहनत की है। अच्छा शाह हुसैन, आप कह रहे हैं कि ये मोबाइल ऐप है, लेकिन क्या इस ऐप का कोई और भी सोर्स है या सिर्फ ये मोबाइल के ऊपर ही दस्तयाब है, या फिर डेस्कटॉप या कंप्यूटर वर्जन में भी ये ऐप मौजूद होगी? नहीं, ये सिर्फ मोबाइल ऐप फ़िलहाल हुकूमत का जो प्लान है वो मोबाइल ऐप, क्योंकि ये ऐप जो है ना डायरेक्ट महकमा सेहत के जो सिस्टम है, जो IT सिस्टम है महकमा सेहत का, ये ऐप डायरेक्ट वहाँ से लिंक है। और तो अगर एक मुलाजिम अटेंडेंस लगाता है तो उसकी हाज़िरी डायरेक्ट महकमा सेहत तक, DG हेल्थ ऑफिस तक, सेक्रेटरीट तक उस ऐप के ज़रिए वो अटेंडेंस पहुँच जाती है। तो अगर वो उस तरीक़ा के मुताबिक नहीं लगाता तो वहाँ पर उनकी गैर हाज़िरी लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि फिर जो है ना ये ऐप महकमा सेहत के जो IT डिपार्टमेंट हैं, जो IT के शोबे हैं, डायरेक्ट वहाँ से ये लिंक है ये, और उसमें कोई वो नहीं हो सकता, कोई जोल नहीं आ सकता, कोई उसमें जलसाजी नहीं हो सकती। अगर कोई मुलाजिम चाहे क्या इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा गया है इस ऐप को बनाते वक्त कि ये ऐप तमाम मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन्स के साथ मुताबिकत रखे, क्योंकि सबके पास अपना अपना मोबाइल होता है, किसी के पास एंड्रॉयड है, किसी के पास iOS है? जी बिल्कुल, ये एंड्रॉयड के ज़रिए जो है ना इस चीज़ का मद्देनज़र रखा कि दोनों में चले, एंड्रॉयड पे भी चले, iOS पे भी चले। और चूँकि ये वो वही जो है महकमा सेहत ये अगर लॉन्च करेंगे, ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो महकमा सेहत के जो एहलकार हैं, IT के माहिरीन हैं, वो उस मोबाइल को देखेंगे कि ये ऐप उस मोबाइल में किस तरह चलता है, उसी के मुताबिक पर वो उस मुलाजिम की तरबियत पे करेंगे कि आपने इस ऐप के ज़रिए अटेंडेंस किस तरह लगानी है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। ताहम इसमें एक मसला ये आ सकता है कि चूँकि कोयटा से बाहर अक्सर जो इलाके हैं वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है ना वो मौजूद नहीं है, और वहाँ पे बिजली के मसाइल हैं, वहाँ पे सोलर सिस्टम के मसाइल हैं। अगर हम कोयटा से निकले, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उस वहाँ पे जो अक्सर हम देख रहे हैं कि अंदरूनी बलूचिस्तान बिजली का निज़ाम जो है वो इंतहाई नाकिस है। और वहाँ पे ऐसे भी इलाके हैं कि जहाँ 24 घंटों में वहाँ पे 5 घंटे बिजली दस्तयाब होती है, 4 घंटे बिजली दस्तयाब होती है। वहाँ पे सोलर सिस्टम भी नहीं है या मुतबादिल तवानाई का कोई ज़रिया और नहीं है। तो वहाँ पे इस अटेंडेंस के ज़रिए हुकूमत को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अगर ये ऐप वहाँ पे काम नहीं करेगी तो ये इस ऐप का फिर वहाँ पे फेलियर होगा, चूँकि वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो नहीं होगी तो अटेंडेंस भी जो है ना वो नहीं लगेगी। तो इसका फिर मुतबादिल हुकूमत को निकालना पड़ेगा, या तो फिर उन अस्पतालों में भी सोलर सिस्टम जो है लगाया जाएगा ताकि वहाँ पे भी
जो 24 घंटे हैं वहाँ पे बिजली दस्तियाब हो उस अस्पताल में, चूँकि ये तो लाजमी करना पड़ेगा क्योंकि बिजली की जो सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, अस्पताल के सिर्फ अटेंडेंस के अलावा भी अस्पताल के बहुत से मसाइल होते हैं। वहाँ पे जो है ना इमरजेंसी के शोबे होते हैं, वहाँ पे OT होती है, ऑपरेशन होते हैं, बिजली की ज़रूरत होती है, तो बिजली दस्तियाब ना होगी तो ऑपरेशन और लाइटिंग वगैरह का बंदोबस्त कहाँ से आएगा अगर कोई मुतबादिल तवानाई का जरिया ना होगा वहाँ पे। तो इस ऐप के अलावा भी वहाँ पे इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। हुकूमत को इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना होगा, वरना ये ऐप जो है ना फिर फेल्योर की तरफ जाएगा और इससे हुकूमत अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ शाह हुसैन आपने यहाँ पर डिस्कस की है, आपने कहा कि इस ऐप के अंदर मुलाजमीन का बायोमेट्रिक किया जाएगा, उनका फेस रिकग्निशन होगा, तो उनका डाटा इसके ऐप के अंदर महफूज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उस डाटे को कैसे सेव किया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? फिर देखिए, जैसे कि हमने मालूमात की है इस हवाले से महकमा सेहत के हुकाम से जब हमने मालूमात की हैं तो वो उनका यही कहना है कि एक दफ़ा जब अटेंडेंस लगती है बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन की, तो वो डाटा चूँकि उसकी अटेंडेंस डायरेक्ट जाती है महकमा सेहत के सिस्टम से लिंक होती है, वो वहाँ पे सेव हो जाता है, उनका डाटा सेव हो जाता है। तो अगर वो गलत तरीके से अटेंडेंस लगाएगा तो वो डाटा वहाँ पे सेव नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया। महकमा सेहत ने इस हवाले से इस ऐप के लिए किसी डाटा प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान भी किया है कि अगर कोई डाटा लीक हुआ तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? इसकी काफ़ी मॉनिटरिंग एक सिस्टम यहाँ पे उन्होंने लगाई है महकमा सेहत की जानिब से कि इसका डाटा किस तरह सेफ हो, डाटा लीक ना हो, क्योंकि ये सिर्फ बायोमेट्रिक एक अटेंडेंस है और उस मोबाइल में जो दिगर जो बड़ा डाटा है वो इस ऐप का उस डाटा से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। सिर्फ मुलाजिम की अटेंडेंस जो है वो यकीनी बनाने के लिए ऐप तरतीब दिया गया, ऐप लॉन्च किया गया है ताकि उसकी अटेंडेंस यकीनी बनाई जाए और कहीं ऐसा वो नहीं आए कि शिकायत ना आए कि सुबह 7 में डॉक्टर मौजूद नहीं है, स्टाफ मौजूद नहीं है, या एक्सरे डिपार्टमेंट है या फिर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, दिगर जो शोबे हैं वहाँ पे मुलाजिम मौजूद नहीं है या उसकी हाज़िरी मैनुअल लगती रही है मगर वो ख़ुद गायब है, कई दिनों गायब है, महीनों गायब है और उसको तनख्वाहें अदा होती रही है। तो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर ये डिजिटल ऐप एक बनाई गई है और ये एक और चीज़ क्लियर कर दीजिए हमें, यहाँ पर हमारे नाजरीन भी जानना चाह रहे होंगे क्योंकि ठीक है बायोमेट्रिक तो हो गया, उन्होंने अपना करवा दिया, तो क्या मुलाजमीन का जो लोकेशन डाटा है जिसे GPS कहा जाता है वो भी इस ऐप के ज़रिए हासिल किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्या उस पर किसी ने कोई एतराज़ किया है? नहीं, ताहाल कोई इतराज़ इस हवाले से नहीं आया चूँकि ये बाकायदा लोकेशन जो है वो ऑन होगी मोबाइल में, खुद एक लोकेशन जो सिस्टम है मोबाइल का वो ड्यूटी दौरान ड्यूटी वो लोकेशन सिस्टम उनका ऑन होगा, तो तभी जाके उसकी लोकेशन का भी तयन होगा कि मुलाजिम वहाँ पे मौजूद है। और लोकेशन चूँकि आ जाता है, अल्टरनेट आ जाता है लोकेशन के, ये सिविल अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल के किस शोबे में ये मुलाजिम मौजूद है, उसकी ड्यूटी कहाँ है, तो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, ये सारी चीज़ें तो आ जाती है। मगर हाल इस हवाले से इतराज़ात सामने नहीं आए। देखिए, जब ये लॉन्च होगा बाकायदा और मुलाजिम जब इसे इस्तेमाल करेंगे उसके बाद इस पर इतराज़ात आ सकते हैं या जो मुलाजमीन को इस हवाले से मुश्किलात पैदा होंगी वो फिर बात की बात है कि किस किस्म की मुश्किलात मुलाजमीन को सामने आती है और हुकूमत उन मुश्किलात को किस तरह सॉल्व करती हैं और जो मुलाजमीन का जो डाटा है वो किस तरह सेव होता है। फिलहाल इस हवाले से कोई इतराज़ सामने नहीं आया। अच्छा, लेकिन शाह हुसैन यहाँ पर एक और बात भी है, अगर हम इसके ऑपरेशनल और प्रैक्टिकल पहलुओं पर बात करें तो ये हमें बताएं कि अगर किसी मुलाजिम का मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए या फिर उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो ऐसी सूरत में मुतबादिल हाज़िरी का क्या कोई तरीक़ाकार दिया गया है? नहीं, फ़िलहाल ये सिर्फ एक जो इस ऐप के ज़रिए जो अटेंडेंस लगेगी इस पे फोकस रखा गया है और अगर वहाँ पे मुलाजिम का मोबाइल ख़राब हो गया है और वो ऐप वहाँ पे काम नहीं कर रहा तो इस चीज़ को यकीनी तौर पर अस्पताल के जो सरबराहान है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, जो वो इस चीज़ को फिर यकीनी बनाएंगे कि वाकई इस मुलाजिम का मोबाइल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो वो फिर बहुत ही अच्छी बात है। चले, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छा इक़दाम लिया जा रहा है। अब तमाम अमले की हाज़िरी जो है उसे बायोमेट्रिक किया जाएगा और ऐप के ज़रिए वो अपनी हाज़िरी लगाएंगे। अब पता चल जाएगा कि क्या आप अपने काम पर मौजूद हैं या नहीं हैं, क्योंकि आपकी लोकेशन भी अब हुकूमत के पास जाएगी। तो लिहाजा सोच समझ के कोई भी इक़दाम उठाइएगा। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।